हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का AMIS स्टडी सर्किल के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं नीरज। अभी हम लोग ने कल पॉलिटी एनालिसिस किया था। आज का हम लोगों का जो क्लास है वो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना एनालिसिस वीडियो। देखिए, अभी जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या था कि 2013 से 2025 के जो PYQs आए हैं इस सेक्शन से, तो हम लोग अपने PYQ में क्रैश कोर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एनालिसिस है ना वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो वर्तमान में पिछले 5-6 साल का जो ट्रेंड है हम लोग उसको देखेंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम करेगा, तो बहुत ज्यादा बैक डेट में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग प्रयास करेंगे कि 2019-20 में जो इकोलॉजी और पर्यावरण वाले सेक्शन से जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाए हैं उनको हम लोग ज्यादा ध्यान में रखें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो 2019 में यूपीएससी ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया था तो वो एक क्लासिक एग्जाम्पल था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय जो क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका था यूपीएससी का थोड़ा डिफरेंट था। आज जो है जो यूपीएससी 2023 में, 24 में, 25 में जो फॉलो कर रही है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया और थोड़ा सा टफ भी हो गया है। कैसे हुआ टफ ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले जो 19-20 में जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, पहले ऐसे पूछा था करेक्ट। उसमें जैसे ऑप्शन है 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, ऑल ऑफ 3। ठीक है ना? तो कैसे, अगर आपको 2 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, अगर आप उसमें से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा है जो रॉन्ग हो, इलिमिनेट कर सकते हैं, तो वहां से आप आंसर पे पहुंच सकते थे, यानी कि एलिमिनेशन आप यूज कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में क्या चीज चल रहा है ये देखते हैं। जैसे देखिए, जो 2019 से जो 22 की बात है, जहां पे कथन और कारण की बात है, एजेशन और रीजन की जब बात आती है तो उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? देखिए, 2 स्टेटमेंट रहता है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक है ना? अब दोनों आपको पहले प्रॉपर दोनों स्टेटमेंट पता होना चाहिए और दोनों स्टेटमेंट क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वहां बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अब देखिए, वहां पे एक चीज तो ये कि अगर 2 स्टेटमेंट हैं, अगर 2 स्टेटमेंट में अगर बच्चे को ये पता है कि पहला गलत है दूसरा सही है, या पहला सही है दूसरा गलत है, तो वहां पे तो आपका आंसर निकलेगा। बट अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो वहां पे बच्चा फंसता कहां पे है कि क्या जो पहला स्टेटमेंट है या दूसरा स्टेटमेंट है वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, तो यहां पे बच्चा फंस जाता है। तो एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है। यदि आप लोगों को 2 स्टेटमेंट में कोई भी एक स्टेटमेंट पता है कथन की नहीं ये तो गलत है, तो वहां से तो आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर। बट अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ऑप्शन एक्सप्लेन वाला भी रहता है। नेक्स्ट है जो 2022 में एक और है जो इस समय चल रहा है, क्या है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहले होता क्या था कि आप तो एलिमिनेशन यूज करते थे, बट अब क्या ऑप्शन क्या रख रहा है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल ऑफ 3 या नन। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन है ना, तो आपको चारों पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में जो प्रेजेंट टाइम में जो यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो वहां पे जो एलिमिनेशन होती है ना, ये आपका क्या होता जाता है, इसका कोई रोल नहीं रह जाता, डेड है। आपको सिंपल है, आपको चारों ऑप्शन पता होना चाहिए, तभी आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई ट्रेंड की बात। ठीक है ना? तो ट्रेंड ऐसे ही है जो यूपीएससी आप फॉलो कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखेंगे टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पिछले 2013 से 25 के बीच में पूछा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो क्रैश कोर्स आपका रेडी किया गया है। तो पहले तो पीवाईक्यू डिस्कशन होगा और जो क्वेश्चन आने की संभावना है तो इन्हीं टॉपिक के जिनका वेटेज ज्यादा होगा तो उनके क्वेश्चन ज्यादा रखे गए हैं और जिनका वेटेज कम है उनके क्वेश्चन कम रखे गए हैं। तो टॉपिक आप लोग देखेंगे तो एक तो है आपका बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज वाला टॉपिक। 2013 से 18 के बीच में यहां से कितने क्वेश्चन आए हैं आप देखेंगे, 18 क्वेश्चन आपको दिखेंगे और 19 से 25 के बीच में देखिए कितना ग्रो हुआ है, मतलब 30 क्वेश्चन 2019 से 25 यानी कि 6-7 साल के बीच में 30 क्वेश्चन केवल आपको बायोडाइवर्सिटी वाले सेक्शन से देखने को मिलेगा। अगला जो टॉपिक है इसमें देखिए ये जो पूरे टॉपिक है ये आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको जो स्टडी सर्किल का जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। प्रॉपर आप लोग देख लेंगे और इन टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ के जाइए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
ठीक है ना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ध्यान में रखिएगा। अगला जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं वो है पॉल्यूशन वाला और इमर्जिंग पॉल्यूटेंट्स, जो प्रदूषक हैं। तो देखिए 13 से 18 के बीच में इस टॉपिक से 8 क्वेश्चन आए हैं और 19 से 25 के बीच में यहाँ से आपको 18 क्वेश्चन। तो ये भी देखिए, ये भी मतलब बड़े पैमाने पे आ रहा है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल जो माइक्रो पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना, पीएफएज हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, बेंजीन है ना, कोल एश है, हैवी मेटल्स हैं, मरकरी हो गया, है ना, फ्रॉम गोल्ड माइनिंग। एक बार जैसे तांबा वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछा है। तो मतलब जितने भी ये पोल्यूटेंट्स हैं यहां से यूपीएससी हर साल 1-2 क्वेश्चन बना ही रही है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी। देखिएगा कि ग्रीन टेक्नोलॉजी से संबंधित जितनी भी चीजें चर्चा में हैं जो हमारे हरित पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अगर कोप का सम्मेलन हुआ अभी बेलेम में, ब्राजील के बेलेम शहर में एक जो सम्मेलन हुआ है कोप का, है ना, तो वहां पे जो चीजें जो आउटपुट निकल के आई है तो आपको जरूर एक बार पढ़ के जाना चाहिए, वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना। अब देखिए जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में इस टाइप, जैसे बायोरॉक पर एक बार क्वेश्चन आ चुका है ना, ये प्रवाल विरंजन को रोकने में बहुत कारगर साबित हुआ है। जो मियावाकी मेथड है तो ये फॉरेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर इस समय वर्तमान समय में बहुत ज्यादा बात हो रही है। क्यों, अब देखिए प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो उस हिसाब से वो भारत के लिए जो एनर्जी जो सिक्योरिटी है, ऊर्जा सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन टेक्नोलॉजी भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत की जो बढ़ती हुई ऊर्जा मांग है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्वाभाविक है यूपीएससी इन टॉपिक से क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा। चलते हैं अगले अपने टॉपिक पर जहां से क्वेश्चन और फ्रेम हो सकते हैं। देखिए जो पर्यावरण से संबंधित जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, वो यूपीएससी 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछता है। इसका जो पुराना ट्रेंड रहा है वो रहा है आपका, पहले तो ये 2013 से 18 के बीच में 10 क्वेश्चन है, फिर ये 19 से 25 के बीच में बढ़ के ये लगभग 12 हो गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार इकोलॉजी का जो बायो वाला है, केमिस्ट्री वाला साइकिल, जितने भी साइकिल है, जैव भू रासायनिक चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, कार्बन चक्र है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। कार्बन ये हो गया, सेक्वेस्ट्रेशन हो गया, जितनी भी टेक्नोलॉजी है यूज की जा रही प्रेजेंट टाइम में, कार्बन को कैसे कंसंट्रेट करना है उसके लिए, तो पूरी टेक्नोलॉजी आप लोगों को मतलब एकदम कंठस्थ होना चाहिए, है ना, पेपर में वो पूछ सकता है। प्रोटेक्टेड एरियाज, है ना, और ज्योग्राफी, तो जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं, संरक्षित क्षेत्र से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे जो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में जो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर डिजर्ट है, उसको यूनेस्को ने मान्यता दी थी। तो अब ये चूंकि करंट अफेयर्स का भी न्यूज है, तो अब आप लोगों को जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में टोटल 18 हैं और यूनेस्को ने जो मान्यता दी है 12 को, तो आपको याद होना चाहिए। और उनके आसपास जो संरक्षित क्षेत्र हैं, है ना, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक बात 2017-18 में अगस्त मलाई के आसपास जो एरिया हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनको यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये तो हम लोगों का देखिए एक तो टॉपिक हो गया, है ना, कि कहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन फ्रेम करती है। आप देखिए कि यूपीएससी जो पर्यावरण वाला सेक्शन है वहां पे बच्चों को कहां पे फंसाती है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला होगा। देखिए इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जहां पे ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए सम, जैसे कोई स्टेटमेंट अगर यूपीएससी दे रहा है और वहां पे अगर ये सम शब्द का यूज हो गया, कैन बी हो गया, मे हो गया, है ना, सर्टेन स्पीसीज हो गया, तो आप यहाँ पे एक मतलब गेस कर सकते हैं कि ये जो वर्ड अगर यूज किए गए हैं तो ये सही हो सकते हैं। जैसे देखिएगा एक पीवाईक्यू आया था 2023 में, बोला कि जो सम मशरूम्स, कुछ मशरूम होते हैं वो क्या होते हैं, वो जहरीले होते हैं। तो अब यहाँ पे जब सम यूज किया गया है तो मे बी अगर यहाँ पे लिखा ना कि ऑल मशरूम्स, कि सभी मशरूम्स क्या होते हैं, वो जहरीले होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। बट सम कुछ मशरूम हो सकते हैं भाई। आप देखिए जो बायोलॉजी वाला सेक्शन होता है ना, वो एक्सेप्शन से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें ऐसे अपवाद होती है। तो इसलिए जहां पे अगर ऐसे शब्द का यूज किया जाएगा, सम, कैन बी, मे बी, तो वो स्टेटमेंट राइट होने के ज्यादातर चांसेस हैं, ठीक है ना। फिर एक देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सम स्पीसीज, कुछ प्रजातियां ऑफ स्नेक्स आर विविपोरस, तो ये करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे सम की बात कर रहा है, ऑल की बात नहीं कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो ट्रैप है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट मॉडिफायर्स की बात किया है।
अगर आपके स्टेटमेंट में ओनली शब्द का यूज होता है, ओनली, जैसे देखिए एक बार क्वेश्चन आया था कि जो डबल हम्प्ड जो कैमल है इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो जो दोहरे कुबड़ वाला जो ऊंट है वो स्टेटमेंट में पूछा था कि प्राकृतिक रूप से वो केवल इंडिया में पाया जाता है, केवल। तो ये स्टेटमेंट ओनली है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो स्वाभाविक ये इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखा भी है फॉल्स है। अब ये जो डबल हम्प्ड है ये नेटिव है कहाँ का, सेंट्रल एशिया का, ये मध्य एशिया जो स्टेपीज है वहां पाया जाता है, ठीक है ना। ये भारत में पाया जाता है बट ये भारत में एंडेमिक नहीं है। तो अब देखिए जैसे ये ऐसे चीजों को आपको एकदम ध्यान रखना है कि अगर ओनली हो गया तो ये चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये रॉन्ग हो जाए। जैसे इस प्रकार की चीजें हैं, ड्रेस्टिकली एक्सट्रीम चेंजेस। एक सवाल आया था कि द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रेस्टिकली डिक्रीज इफ फाइटोप्लैंक्टन डिस्ट्रॉयड। ये 2012 का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखते हैं ना कि जो एक्सट्रीम चीज आपको देखने को मिले, जो एक्सट्रीम है ना, मतलब नाटकीय रूप से बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यही कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्सट्रीम की बात करेगा उसके रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे आपको फंसना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक बात ये भी बता दूं कि आंख मूंद की इसको एकदम सही भी नहीं मान लेना है कि नहीं अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो गलत ही होगा, है ना। बट 90% चांसेस होते हैं कि ये गलत होते हैं। फिर है इजिली विदाउट एनी, जैसे लिखा है बॉटल्स मेड ऑफ पीईटी कैन बी इजिली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है ना। इस प्रकार की स्टेटमेंट आपको मतलब गलत ही होंगे, है ना। लेथल क्वांटिटीज हो गया, ये भी एक्सट्रीम टाइप का है, तो ये भी आपको जहां पे एक्सट्रीम आपको लगे, आप जब पेपर में बैठेंगे ना तो इतना आइडिया तो आपको हो ही जाएगा कि नहीं यार, है ना। तो ये चीज एक्सट्रीम जो होगा वो गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। अब देखिए ये सेम वही है जो यूपीएससी इस समय ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ये उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। जैसे 2024 का क्वेश्चन है ये फ्लाइंग फॉक्स वाला, हालांकि जहां तक मुझे जानकारी है ये फ्लाइंग फॉक्स वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने जो फाइनल आंसर की जारी की थी उसमें इसको यूपीएससी ने डिलीट कर दिया था शायद। अब देखिए इसमें क्या था, दो स्टेटमेंट क्वेश्चन थे। पहले स्टेटमेंट है कि जो फ्लाइंग फॉक्स है इज लिस्टेड एज वर्मिन। देखिए ये चूंकि लिस्ट की बात कर रहा है कि जितने भी जीवधारी, जितने भी पादप प्रजातियां वनस्पति है उनको एक कैटेगराइज किया जाता है ना, तो उसमें वर्मिन के इसमें लिस्ट किया गया, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब सेकंड है कि फ्लाइंग फॉक्स जो है फीड्स ऑन ब्लड, अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको दोनों स्टेटमेंट पता होना चाहिए। अगर आपको एक भी स्टेटमेंट सही पता नहीं है तो यहाँ पे आप मतलब अगर इसको गेस करने जाएंगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत निकल जाए। तो इस प्रकार की चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कार्बन मार्केट 2023 में दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। स्टेटमेंट आप देखेंगे पहला कि कार्बन जो मार्केट है विल बी वाइड स्प्रेड क्लाइमेट टूल्स, ठीक है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कार्बन जो मार्केट है ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट टू स्टेट, ठीक है ना। ये है ना, ये क्या है, करेक्ट तो है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट का, जो मैं शुरुआत में बात किया हूं कि जो इस समय जो यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रही है। तो एक तो दोनों स्टेटमेंट पता है, अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो बच्चा वहां पे फंसेगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को या नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे आंसर गलत होने के ज्यादा चांसेस है। अगर दोनों में एक स्टेटमेंट कोई गलत हो गया तो वहां से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मार्सुपियल्स पर एक क्वेश्चन आया था। अब मार्सुपियल्स जो है ना वो इंडिया में तो नहीं पाए जाते। स्टेटमेंट में क्या पूछा था कि मार्सुपियल्स नॉट नेचुरली इन इंडिया 100%, ठीक है ना। मार्सुपियल्स इंडिया में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि मार्सुपियल्स जो है कैन थ्राइव ओनली इन मोंटाने ग्रासलैंड विथ नो प्रीडेटर्स। अब देखिए यहाँ पे विथ नो प्रीडेटर, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम मतलब आपको दिखेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कि जो पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है। तो जहां पे एक स्टेटमेंट गलत होता है एक सही होता है, और अगर आप लोगों को पता है तो वहां पे आंसर आसानी से आ सकता है। जहां पे एक्सप्लेन की बात करेगा वहां पे फंसने के चांसेस आपके बच्चों के ज्यादा रहते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत फ्रेम कर रहा है वर्तमान समय में कि जितने भी खाद्य पदार्थ है ना, जितने भी क्रॉप हैं, फसल हैं,
तो क्या उनका प्रोडक्शन इंडिया में नेटिव है, स्थानीय प्रजाति हैं या वो बाहर से लाए गए हैं। तो जैसे आपको इन सब के बारे में ध्यान रखना है, कैस्यू हो गया, पपाया हो गया, रेड सैंडल्स हो गया, है ना, और फिर प्रोसिपस जूलीफ्लोरा हो गया, एशियाटिक लॉयन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए एशियाटिक लॉयन कभी भी आप जब पढ़ेंगे प्रजाति तो आप हमेशा पढ़ेंगे कि जो एशियाटिक लॉयन है ना वो ओनली इंडिया में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ओनली शब्द है वो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि एशियाटिक जो लायंस हैं वो सही में वो केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं। लेकिन जैसे कैस्यू है तो क्या है, इम्प्लाइज फाउंड इन इंडिया, देखिए अब होता है बट ये नेटिव नहीं है। नेटिव कहाँ का है, ये ब्राजील का है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, है ना, ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये यहाँ पे नेटिव इंडिया में है या कहीं बाहर अब्रॉड से लाए गए हैं और अब इनका प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। तो आपको प्रॉपर ये सब ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, देखो हाई जो फ्रिक्वेंसी है ना, इस समय जितने भी टर्मिनोलॉजी है पर्यावरण से रिलेटेड ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो इनका जो कभी भी जब न्यूज आएगा पर्यावरण से रिलेटेड तो उसमें कुछ कीवर्ड्स लिखे होते हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना। जैसे 2021 में ये ब्लू कार्बन बहुत चर्चा में था, 2021 में यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी फ्रेम किया था, ठीक है ना, ब्लू कार्बन पर। फिर सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन है, कार्बन फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट एयर कैप्चर है, ये 2025 का क्वेश्चन है, मतलब समझिएगा कि जस्ट एकदम पिछले साल यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन बनाया है। ग्रीन वॉशिंग हो गया, है ना, बायोरॉक टेक्नोलॉजी हमने बात किया, मियावाकी मेथड हो गया। तो जितने भी ये न्यू टर्मिनोलॉजी है इनको आप जरूर एक बार ध्यान में रखिएगा इन पे। और जरूरी नहीं है कि अब मियावाकी मेथड हो गया या बायोरॉक टेक्नोलॉजी हो गया तो यूपीएससी ने एक बार फ्रेम कर लिया है तो वो दोबारा नहीं पूछेगा, वो पूछ सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको जरूर रिवाइज करना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर अपना। ये वही सारी चीजें हैं जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, है ना, बायोरॉक टेक्नोलॉजी हो गया, मियावाकी मेथड हो गया। इन पर देखिए 2023 में 22 में लगातार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे ही हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। इन चीजों को ध्यान में रखिए, जो इंडस्ट्रियल माइक्रो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो सूक्ष्म प्रदूषक हैं उद्योग से संबंधित, तो उससे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। पीएफएस हो गया, है ना, फॉरएवर केमिकल एक बार यूपीएससी ने 2024 में पूछा हुआ है ना। देखिए बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ये जितनी टर्मिनोलॉजी है इसका क्या मीनिंग है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैग्नेटाइट पार्टिकल्स 2021 का सवाल है ना, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। माइक्रो बीट्स 2019 में पूछा है। मरकरी का सोर्स कहाँ से, पारा का जो सोर्स है वो क्या क्या होगा। मीथेन का सोर्स आपको ध्यान में होना चाहिए ना, मीथेन। उसके अलावा बेंजीन हो गया, HFC हो गया। देखिए वर्तमान समय में क्या है ना, एक शब्द बहुत चर्चा में है, आप लोग देखेंगे AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया है ना वो ठंडी के ऋतु में बहुत ज्यादा, मतलब वायु प्रदूषण यहाँ बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाता है। तो उसके जो पैरामीटर्स हैं, है ना, पैरामीटर, उसके अलावा AQI में कौन कौन से प्रदूषक शामिल होते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, PM2.5, PM10, है ना, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। यूपीएससी इन पर जरूर क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। इन चीजों को ध्यान रखना है। देखो कुछ जो प्रजाति है ना उनका जो बिहेवियर, व्यवहार है वो यूपीएससी ने प्रेजेंट पिछले 3-4 साल में यूपीएससी क्या करी, इस ओर बहुत ज्यादा है। जैसे एक बार यूपीएससी ने क्या पूछा है, नॉकटर्नल जो प्रजाति हैं, लॉयनटेल्ड मैकॉक के बारे में पूछा है ना। फिर इसको मालावा सीवेट के बारे में पूछा है। तो इनके बारे में अगर कोई जीव जंतु बहुत ज्यादा चर्चा में है, जैसे इस समय जो चीता है, हम लोगों ने वहां से अफ्रीकन कंट्री से हम लोग लेकर आए हैं, पालपुर कूनो अभ्यारण्य उनका एक आवास है। तो चीता के बारे में आप लोगों को एक पूरा प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। 1952 में भारत में इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया है ना, बट अब इनको लाया गया है, इनके रहने की भी व्यवस्था की गई है। तो ये चीज ध्यान रखना। वैगल डांस, है ना, वैगल डांस एक बार पूछा है, तो ये कौन, हनी बीज करती है केवल। फिर जैसे टोल यूज के बारे में, टोल यूज का क्या मतलब है, जैसे ओरंगुटान जो एक प्रजाति है, तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा था कि कौन सी जो प्रजाति है वो यूज करती है स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम ट्री होल्स। तो ऑप्शन में चिंपैंजी था और ओरंगुटान वगैरह था। तो उसका, तो ये मतलब जो जितने प्रजातियों के कुछ व्यवहार हैं, है ना, जो उनकी प्रकृति को भी बताते हैं, तो यूपीएससी उन पर भी पिछले कुछ टाइम से सवाल पूछ रही है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिल्टर फीडर, यदि कोई प्रजाति फिल्टर फीडर के रूप में कार्य करती है तो वो थोड़ा सा आपको, जैसे ऑयस्टर ये काम करता है,
तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक है हम लोगों का, तो देखिए इन चीजों को बताने का मतलब प्रॉपर ये है कि आप लोगों को केवल एक ट्रेंड पकड़ना है, ठीक है ना। अब तो टाइम हालांकि 1 महीने का केवल रिवीजन का बचा हुआ है, तो हम लोग को उस पर फोकस करना है। बट इन चीजों को एक बार अगर आप रिवाइज करके ना इन टॉपिक पर जा करके अगर थोड़ा थोड़ा भी स्टडी करेंगे, तो आप अगर 10 से 12 क्वेश्चन आने वाला होगा ना पर्यावरण वाले सेक्शन से, और अगर आप बहुत लो फील कर रहे होंगे कि नहीं यार ये सेक्शन तो मेरा रेडी नहीं है, तो आप यकीन मानिएगा कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने बात की है इनकी, यहाँ पे आप देखें कुछ पैरासाइट्स के बारे में ध्यान रखिएगा आप लोग। चीता जो है, चीता के बारे में ध्यान रखिएगा, है ना। फिर मेल लेपर्ड हो गया। अच्छा, इसके अलावा वर्तमान समय में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे अभी एक फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है ISFR 2023, है ना, जो हर 2 साल में पब्लिश की जाती है भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो ये रिपोर्ट आई है, ये आप लोग जरूर याद एक बार देख के जाइएगा कि किस राज्य का कौन सा रैंक है ना वन के मामले में, है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना है, परसेंटेज ध्यान में रखना है। और उसमें 2-3 चीजें और है, कार्बन स्टॉक के बारे में बात की गई है, मैंग्रोव वन के बारे में बात की गई है कि इनका कितना क्षेत्रफल है। तो ये रिपोर्ट आप लोग इस बार जरूर देख के जाइएगा। उसके अलावा जो सेंसस है जीव जंतुओं से रिलेटेड, जैसे टाइगर सेंसस हो गया, है ना, लेपर्ड सेंसस हो गया, हाथी का हो गया, तो ये सब सारी चीजें थोड़ा सा एक बार आप जरूर देख करके जाइएगा, है ना। आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा पेपर में। अब उसके बाद एक जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लेजिस्लेशन वाला टॉपिक। देखिए पर्यावरण इंपॉर्टेंट तो है, और उसके साथ जो जुड़ी कुछ कानून भारत सरकार अपनाई है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसको आपको ना थोड़ा सा पॉलिटी से भी, अगर पॉलिटी में कुछ ऐसे प्रावधान है जो पर्यावरण से संबंधित है, एक तो वो ध्यान रखना है। दूसरी चीजें क्या है, देखिए यूपीएससी समय क्या पूछ रहा है कि जैसे ये आपको एक्ट एक देखने को मिलेगा, पर्यावरण जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो अथॉरिटी है वो इसके अंतर्गत उसका गठन किया गया था। फिर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, मूल्यांकन समिति है ना, इसका गठन भी ईपीए एक्ट 1986 के तहत किया गया है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि कोई अगर संस्था है, कोई निकाय है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करती है, उसका गठन किस पर्यावरण एक्ट के तहत किया गया है। जैसे ये NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, उसका गठन किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। इसमें जितनी भी अनुसूचियां हैं, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसमें एक संशोधन भी किया हुआ है इस पर। तो संशोधन क्या किया है ये आपको जरूर एक बार नजर मार के जाना है, उसको स्टेटमेंट डाल करके यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, है ना, इसको किसके तहत गठित किया गया, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत इनका गठन किया गया है। तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी लेजिस्लेशन है, एनजीटी हो गया आपका, है ना, नेशनल गंगा जो काउंसिल है, राष्ट्रीय गंगा परिषद है, ये इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन किसके अंतर्गत रूल किए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ये चीजें पूरे आपको प्रॉपर याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी जरूरी नहीं है कि हर बार कथन कारण डाल के ही यूपीएससी क्वेश्चन बना, इनको सिंगल 1 लाइनर में भी यूपीएससी पूछ सकता है। फिर इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी रिजर्व वाले एरिया हो गए, है ना, जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल है ये ध्यान में रखना है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो वन अधिकार अधिनियम एक है 2006 वाला, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक टॉपिक और है, वो है प्रोटेक्टेड एरियाज का। तो प्रोटेक्टेड एरियाज में आप लोग देख लीजिए क्या क्या पूछा जा सकता है। प्रोटेक्टेड एरियाज में देखिए भारत के जितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसमें चाहे नेशनल पार्क हो, बायोडायवर्सिटी रिजर्व हो, वेटलैंड हो, है ना। तो अब देखिए वेटलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? वर्तमान में कम से कम जो आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं उनकी संख्या वो 95 से ऊपर जा चुकी है, 95 से ऊपर जा चुकी है। तो एटलीस्ट आप जो 2024 में 2025 में जो नए वेटलैंड्स को शामिल किया गया रामसर कन्वेंशन के तहत, तो वो एक बार जरूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा। उनका थोड़ा सा मैपिंग याद हो, कौन स्टेट में, यदि उनके आसपास कोई नदी हो, है ना, 2 नदियों के संगम पर स्थित हो या 2 नदियों के बीच में स्थित हो, उनका लोकेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा, वो यूपीएससी हमेशा पूछती है। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, है ना, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नागरहोल हो गया कर्नाटका वाला, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो गया, वायनाड हो गया, पापीकोंडा हो गया। मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या हैं
कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो ये नेशनल पार्क हैं और साउथ वाले, वो यूपीएससी बहुत पूछती है। उसके अलावा वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व हैं, कितने टाइगर रिजर्व, तो ये जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। प्रेजेंट में 58 है, 58। तो हाल ही में 1-2 साल में भारत सरकार ने नए 7-8 जो है वो टाइगर रिजर्व नॉमिनेट किया है। तो वो पूरे उनके स्टेट के साथ और उनका लोकेशन कहाँ है वो जरूर पढ़ के जाइएगा, वो यूपीएससी फ्रेम कर सकती है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखो रिपीटेड थीम्स, कुछ थीम्स ऐसे हैं जो यूपीएससी बार बार रिपीट करती है, तो यहाँ पे ईयर वाइज उसको बताया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसको पढ़ के अवश्य जाइएगा। जैसे एसिड रेन है, अम्ल वर्षा, तो इससे क्वेश्चन 2003, 2010, 2013 और 2022 में आया है ना। कौन कौन से प्रदूषक हैं वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर जो ड्यूगोंग है, एक समुद्री गाय है, तो इस पर 2009 में आया, फिर 15 में आया है ना। काफी ये इसका संरक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। डॉल्फिन हो गया, डॉल्फिन के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। अभी एक प्रोटोकॉल बहुत चर्चा में पिछले 3-4 महीने में, क्यूनमिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत चर्चा में है, वो आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल से देखिए आप लोग 2005, 8, 2009, 2016 में काफी सारे, और उसमें जितने मैकेनिज्म है, जैसे सीडीएम है ना, NX1 हो गया, ये सब सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा एक ध्यान होना चाहिए। मार्सुपियल्स का हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है, इससे भी 2-3 बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ ही लिया है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स आप देखेंगे 2009 में, 2024 में है। उसके अलावा जो साइकिल है ना, जैसे फास्फोरस साइकिल वगैरह है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है मल्टीपल, मतलब कई बार यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं। बीओडी के बारे में ध्यान रखिए, जैसे बीओडी हो गया, उसी प्रकार एक होता है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। गैंगेटिक डॉल्फिन मैंने भी डिस्कस किया है। पूरे बायोस्फीयर रिजर्व हो गया यूनेस्को। अभी जो लेटेस्ट में जो एड ऑन हुआ है कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश वाला, तो उसके आसपास जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, पूछा जा सकता है। पीछे प्लांट्स का जो एनाटॉमी होता है 2007 में, और उसके बाद भी रिपीटेड है ये क्वेश्चन, तो ये आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फ्रेम हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेटजी की बात की गई है और एक प्रकार का ये मतलब समरी है ना, ये पूरे टॉपिक हैं। पहला क्या है टॉपिक कि जो स्पीसीज है ना, बिहेवियर, उनका व्यवहार, वो आपको ध्यान में रखना है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो टूल यूज है ना, वो वही है, ओरेंगुटान वाला जो क्वेश्चन आया था, ये उसके लिए है। फिर पर्यावरण का जो लेजिस्लेशन है, वहां से कुछ क्वेश्चंस, इनको याद रखिएगा। GEAC हो गया, जो अप्रेजल कमेटी है पर्यावरण, जो EPA 1986 के तहत है। CGWA है, केंद्रीय, है ना, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है। जितने भी हैं आपके, जैसे हो गया एक आपका NGT हो गया, उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कौन से एक्ट के तहत बना है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। फिर इंडस्ट्रियल जो पोल्यूटेंट्स हैं, सोर्सेज हैं, है ना, बेंजीन हो गया, PFA हो गया, माइक्रोवीड्स हो गया, है ना, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स हो गया, मरकरी हो गया, इनके सोर्सेस के बारे में आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। फिर इमर्जिंग ग्रीन टेक, जितने भी ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने एक बताया था ग्रीन वॉशिंग, बहुत चर्चा में था, है ना, और भी कई हैं, मियावाकी मेथड वगैरह हो गया, है ना, SAF फीड स्टॉक हो गया, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो गया। इनको अब चूंकि कार्बन क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है ना, बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल है, तो अब कार्बन को हम कैसे कैप्चर करें, क्योंकि हमको पृथ्वी को तो बचाना ही है ना, तो काफी सारी कंट्रियां इस पर काम भी कर रही हैं। तो अगर कोई टर्मिनोलॉजी अगर चर्चा में आता है, अगर आप उसे चाहे न्यूज़पेपर में देखें, कहीं न्यूज में सुने, तो वो आप एक बार जरूर नोट करके रखिएगा, वहां से सिंगल लाइन में क्वेश्चन बन सकता है। प्रोटेक्टेड एरियाज, है ना, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उसके अलावा इंटरनेशनल जितने भी कन्वेंशन हैं, कन्वेंशन में आपको जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, वियना कन्वेंशन हो गया, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, और उसके अलावा एक होता है, एक टॉपिक और ध्यान रखना, SDG। देखिए SDG का जो टारगेट है ना, वो 2030 का है और अभी चल रहा है 2026। तो जैसे जैसे ये नजदीक आता जाएगा, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर ले, है ना। नीति आयोग भी अपना एक SDG जारी करती है, तो उसमें इंडिया के जो राज्यों का है वो क्या स्टेटस है, वो आप लोग एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा। यही से देखिए यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी, ठीक है ना। ये जितनी चीजें डिस्कस हुई है, जितनी सारी चीजें डिस्कस हुई है, यहीं से आपको पूरे
और अगर आपको मतलब जितनी भी PYQs होंगे वो तो हम लोग अपने क्रैश कोर्स पे कंप्लीट कराएंगे, और जहां से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करेगी उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब पूरे PDF प्राप्त करने के लिए आपको एम स्टडी सर्किल अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।